हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। आई होप कि आप अटेम्प्ट 2 के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ आज स्टार्ट करते हैं आगाज सीरीज में न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक फार्मूला एंड जेई में 20 एंड 21 में आए क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको एक बेस मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरीके से तैयारी इसके लिए करके जाना है। वैसे ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बेसिक से फॉर्मूला होते हैं और बेसिक से आंसर भी निकल के आते हैं, उसको हम करके देखेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो इट इज़ द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग इन एरिया। कोई भी एक एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है वो क्या होता है, यानी कितनी एनर्जी पास कर रही है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट डी ए, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि बी ए कॉस थीटा। अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए तो वो होती है वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, दोनों इसकी यूनिट यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है लेंज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल लॉ है। ये बोलता है कि करंट इन द लूप फ्लोस इन सच डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू अपोज द कोज विच हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैंने क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड लगाई, यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, और वहाँ पर मैंने एक लूप यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होगी कि ये अपोज करेगी इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पर करंट इस तरह फ्लो होगी तभी तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो इनवर्ड वाले को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। यही बोलता है लेंज लॉ, यानी कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया है इसी का ये अपोज करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फेराडेज लॉ। ये लो बोलता है ओनली ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, या फिर इसको मैग्नीट्यूड वाइज लेके देखें तो सिंपली ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पर अगर हमें करंट निकालनी हो तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो वी यहाँ से निकल जाएगा, सिंपली रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है तो करंट निकाल सकते हैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल चार्ज फ्लो इन द लूप। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है सर्किट में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल फाई बाय आर डायरेक्ट कर देना है। इसको लंबा सोल्व करने की, इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डी फाई बाय आर। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मोशनल ईएमएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ जेई के लिए। इसका मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक रोड है, उसको मैं मूव करवा रहा हूँ विद द वेलोसिटी ऑफ v, और इसकी लेंथ मुझे यहाँ पर गिवन है l, और इसको कहाँ मूव करवाया जा रहा है, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, सिंपली ई क्रॉस बी डॉट एल। कितना, v क्रॉस बी डॉट एल। इसका फॉर्मूला बन जाएगा v क्रॉस बी डॉट एल, यानी कि इसमें इतनी ईएमएफ वोल्टेज जनरेट होगा जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे उसके बाद। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर बाई चांस हमारी रोड टेढ़ी मेढ़ी हो, तो यानी कि इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी कर रखा हो, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए अलग अलग निकालने की कोई नीड नहीं होती है। सिंपली इनिशियल पॉइंट देखा, फाइनल पॉइंट देखा, दोनों को मिला दिया, बस डेट्स इट, ये हो गया काम आपका। तो E इज इक्वल टू सिंपली हम लिख सकते हैं V क्रॉस B अगेन, एंड ये वाली लेंथ जो होगी इसको अगर n मानते हैं तो यहाँ पर इसको L कर देना है ओनली। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जब भी टेढ़ी मेढ़ी रोड दिखे डायरेक्ट आंसर निकालो, इनिशियल टू फाइनल में L ले लो, खत्म, V क्रॉस B डॉट L। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाउ टू फाइंड इट विच वन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने बोला कि अगर मैं रोड को मूव करवा रहा हूँ, मतलब उसके अंदर क्या आई, ईएमएफ आई। ईएमएफ कब आती है, जब बैटरी लगी होती है, मतलब कहीं ना कहीं रोड हमारी बैटरी की तरह बिहेव करेगी। तो कहाँ पर उसका पॉजिटिव होगा और कहाँ पर उसका नेगेटिव होगा वो कैसे देखेंगे, तो उसको देखने का तरीका होता है V क्रॉस B। जहाँ पर V क्रॉस B होगा वो हो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं हम, ये था V और ये था B, तो V क्रॉस B डायरेक्शन आई ये वाली, तो ये वाली हो जाएगी पॉजिटिव एंड ये हो जाएगी नेगेटिव, प्लस एंड माइनस, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, ये वाली पॉजिटिव ऊपर वाली है, नीचे वाली नेगेटिव। तो इस तरीके की ये बैटरी जैसा बिहेव करेगी, बैटरी दिखेगी नहीं लेकिन उसके जैसा ही बिहेव करना शुरू कर देगी। तो V क्रॉस B डॉट L इज द पोटेंशियल एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं रोटेटिंग रोड। देखो अभी हमने रोड को मूव करवाया मैग्नेटिक फील्ड में, तब जाके हमें क्या मिली, ईएमएफ मिली। अब हम क्या करेंगे, एक रोड लेंगे, उसको हम यहाँ पर हिंज कर देंगे इस पॉइंट से, जिसकी लेंथ यहाँ पर L है। अब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से ओमेगा से घुमाएंगे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर जो यहाँ E आएगा वो होता है B ओमेगा L स्क्वायर बाई टू। जैसे वहाँ पर V क्रॉस B डॉट L था, यहाँ पर सिंपली B ओमेगा L स्क्वायर बाई टू क्या हो जाएगा, इसका ईएमएफ हो जाएगा। तो ये याद रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। एंड इसमें भी सेम रूल है, अगर मेरे पास ये टेढ़ी मेढ़ी रोड आ जाए तो क्या करना है, सिंपली इसको मिला देना है, इनिशियल टू फाइनल, एंड यही वाली रोड को सेलेक्ट कर देना है, तो काम आपका आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपल है, ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ई। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो ये वाला फेराडेज लॉ था, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। इसमें सिंपली ई डॉट डी एल जोड़ दो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करनी है सिंपली, तो उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा फॉर्मूला है, आंसर निकालने में आसानी होगी इससे। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि अगर कोयल खुद की करंट की वजह से ही खुद में अपोजिशन पैदा कर दे तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसका साइन ये होता है इंडक्टर का, इस तरीके से सोलेनोइड जैसा ही ये लगभग होता है। वहाँ पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना हो, जिसका फॉर्मूला सिंपल होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, वेयर एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट एंड डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसका एक और फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एल आई, फ्लक्स इज इक्वल टू इंडक्टेंस इंटू करंट। सिंपल सा फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एल आई, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी ले सकते हैं अगर चाहे तो, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस पूछ ले सोलेनोइड का, यानी कि सपोज करो कि यहाँ पर एक सोलेनोइड है, इसमें मैं करंट फ्लो करवाया, उसमें अगेन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मान सकते हैं कि अपोजिशन हुआ करंट का, तो उस कंडीशन में उसके अंदर कितना सेल्फ इंडक्टेंस आया उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। अब वी यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, ये यहाँ पर होता है वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड। इस सोलेनोइड का कितना वॉल्यूम इसने घेरा हुआ है वो क्या होता है वी। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। नेक्स्ट फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। अब एनर्जी की बात करें, यानी कि जैसे कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी फिल होती है, उसी तरीके से इंडक्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर फिल होती है, उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर हाफ एल आई स्क्वायर, ई इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आंसर इससे आसानी से निकाले जा सकता है अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो। नेक्स्ट यहाँ पर है एनर्जी डेंसिटी। जब भी एनर्जी के साथ डेंसिटी जुड़ जाए, मतलब क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। सिंपल सा काम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है हमें। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलआर सर्किट। कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन एलआर सर्किट का एग्जाम में देखने को आपको मिल ही जाएगा, एक साल छोड़ के, या रिपीट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो एलआर सर्किट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि हम क्या कर रहे हैं, सर्किट में एक आर जोड़ दिया, एक एल जोड़ दिया, उसके बीच में बैटरी लगा दी, वो क्या बन गया हमारा एलआर सर्किट बन गया। यहाँ पर हमने वी वोल्ट की बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस इसका एल है। अब देखो, जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तब भी हमने उसके दो केस पढ़े थे, टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर मैं t इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ, किस पर, t इक्वल टू जीरो पर, तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं उस कंडीशन में इंडक्टर में क्या होता है, अपोजिट करंट फ्लो होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो हम बोल सकते हैं कि t इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर सबसे ज़्यादा अपोज करता है। तो उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि वो क्या है, t इक्वल टू जीरो पर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी उस टाइम पर, I इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ओपन सर्किट। और अगर हम बात करें t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी तक सारी करंट अपोज हो चुकी होती है, सब कुछ सेटल हो चुका होता है, तो सिंपली करंट फ्लो होना, नॉर्मली करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल वायर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और उस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट आएगी t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, वो होगी v बाय आर। यही इसका मतलब होता है, दो सर्किट इसके होते हैं मेनली। अब ये तो हुई इनिशियल और फाइनल स्टेज की बात, लेकिन अगर बीच में कहीं टी टाइम पर करंट पूछ ली जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वी बाय आर 1 माइनस ई माइनस टी बाय टो। यहाँ पर v बाय आर क्या है, ये वाला मैक्सिमम करंट जो इसमें फ्लो हो रहा था t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो टाउ है वो है L बाय आर, इसको बोलते हैं हम टाइम कांस्टेंट। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, L बाय आर, टाइम कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाले, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको ये वाले। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा टॉपिक, एलआर सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बोलता है कि फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोयल डिपेंड्स ऑन करंट इन प्राइमरी कोयल। मतलब अगर इस कोयल के अंदर कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है तो किस पर डिपेंड करेगा, प्राइमरी कोयल में कितना करंट फ्लो हो रहा है उस पर वो डिपेंड करता है। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी डिपेंड्स ऑन करंट इन प्राइमरी। तो यहाँ पर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है m, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सिंपल से फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी, या फिर ई एस इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल इन सेकंड कह सकते हैं कोयल, इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी आई पी, करंट इन प्राइमरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन
प्राइमरी कोयल। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले इसके याद कर सकते हो, आसानी से काम हो जाएगा एग्जाम्स में। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल टॉपिक आता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस के लिए बात करी थी सीरीज और पैरेलल की, बिल्कुल वैसा के वैसा यहाँ पर भी होता है। जैसे यहाँ पर सीरीज में हमने L1, L2 और L3 लगा रखे हैं, तो सिंपली इनको क्या करना है, L1 प्लस L2 प्लस L3 करना है, दैट्स इट, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। और अगर पैरेलल की बात करी जाए तो सिंपली 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 और आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जैसे रजिस्टर है वैसे ही क्या होता है, हमारे इंडक्टर भी होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर कभी पूछ ले कि 1 घोष कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। एक बार एग्जाम में आया हुआ था, बाई चांस आपको याद ना हो तो वहाँ अटक सकता है क्वेश्चन, तो एक बार याद रखना है इसको, 1 घोष इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो दिस इज द अवर कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, देखा होगा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आसानी से फॉर्मूला तो याद हो सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रिच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन अ सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस आर इंडक्टर एल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। हम ये तो जानते हैं कि किसी भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में बात करें तो एनर्जी कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, E इज इक्वल टू होता है ½ L I²। अब इसने टाइम बोला है जब एनर्जी बचेगी 25%। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि हमने एनर्जी से टाइम में जाने का कोई फॉर्मूला नहीं सीखा है, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं टाइम की, क्या कि I इज इक्वल टू हमने सीखा है V/R एंड 1 - E-T/τ। ये हमने यहाँ पर सीखा हुआ है। इससे क्या हम हेल्प ले सकते हैं, इसने पूछा कि हमें टाइम निकालना जब एनर्जी 25% हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनर्जी 25% यानी कि 1/4 ऑफ एनर्जी। तो जब मेरी एनर्जी 1/4 हो जाएगी, मान लेते हैं कि उस कंडीशन में करंट मेरा हो जाएगा I डैश, तो I डैश का होल स्क्वायर, इंडक्टेंस तो सेम रहेगा। अब इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर 2 डिवाइड बाय में 1, तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा यहाँ पर I डैश इक्वल टू I/2। I डैश कितना आ गया, I/2, यानी कि I डैश की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास I/2। अब यहाँ पर इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, I डैश की वैल्यू मान लेते हैं कि I/2 हो गई, और ये वाली क्या थी, V/R मैक्सिमम करंट थी, जो इनिशियली कितनी थी, I ही थी, तो I मान ली हमने। देन 1 - E-T/τ हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब क्या करना है, बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो I से I तो कैंसिल हो गया। देन 1/2 इक्वल टू 1 - E-T/τ हमने कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो E-T/τ कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 ऊपर आ जाएगा, 2 बन जाएगा। तो E प्लस में T/τ इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर ओनली 2। अब लोग ले लें, लोग क्या होता है, ln2 करेंगे इसको, T/τ इक्वल टू ln2 एंड T इक्वल टू बचा मेरे पास τ/ln2। अब टाउ क्या होता है हमारे पास, L/R होता है, तो सिंपली T इज इक्वल टू L/R, ln2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मैच हो रहा है हमारा आंसर, यहाँ पर थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर, L/R ln2। तो देखा आपने, क्वेश्चन लग रहा था टफ है, लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगा दे, एनर्जी से कैसे टाइम में गए हम, तो आसान चीज़ें हो सकती है। तो पढ़ के जाए एक बार इन चीज़ों को, तो आसान लगेगा एग्जाम टाइम में। ऐसे ही क्वेश्चन हमें मैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखने को मिल सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी वगैरह होती है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यही वाला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, एक बहुत ही लंबा वायर दे रखा है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। वन साइड ओपन रेक्टेंगुलर लूप एंड कंडक्टर C विथ अ स्लाइडिंग कनेक्टर आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर रेक्टेंगुलर बहुत लंबा वाला लूप है, इसको यहाँ पर रखा गया है। देन द कनेक्टर हैज़ द लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। यहाँ पर एक कनेक्टर लगा दिया है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, L गिवन है, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें, R गिवन है। देन इट स्लाइड्स टू द राइट विद द वेलोसिटी V, इसको V वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करवाया जा रहा है स्लाइडर के ऊपर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप आर नेग्लिजिबल। द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन R बिटवीन द कनेक्टर एंड द स्ट्रेट वायर इज। इसने बोला है सिंपल सा कि इस कंडक्टर में जो पूरा लूप बना रखा है इन्होंने, उसमें कितनी करंट आएगी, यानी कि इंड्यूस्ड करंट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ R। R के टर्म्स में हमें करंट निकाल के बतानी है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर देखो एक रोड को इस तरीके से V स्पीड से मूव करवाया जा रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, क्योंकि ये वाला क्या है, एक वायर है, और वायर की करंट इस डायरेक्शन में है, तो हैंड लॉ से यहाँ पर क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड आई इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो गई यहाँ पर इस डायरेक्शन में B।
अब यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वायर की वजह से, कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2πr। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाल ली। अब बात करते हैं इसके ऊपर पोटेंशियल, यानी इसने क्या बोला सबसे पहले कि इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, लेकिन हमारे पास एक मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। एंड हमें करंट निकालनी तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डिवाइड बाय आर कर देंगे, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो कि हमें आर ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगी। तो मकसद क्या हुआ हमारा, सबसे पहले यहाँ पर ई निकालना हमारा मकसद हुआ। तो ई कैसे निकालेंगे, देखो V है इसकी यहाँ पर इस तरीके से, ये है इसके V और इस डायरेक्शन में क्या है B है, तो V क्रॉस B, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या मिला हमें, V क्रॉस B का आंसर मिला। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है एंड डॉट L, तो L तो इसी डायरेक्शन में है, तो डॉट L क्या हो गया, साइन कोस 0 इज द वन आंसर। देखो यहाँ पर E इक्वल टू यह हो जाएगा V क्रॉस B, तो E इक्वल टू V क्रॉस B कितना हो जाएगा, V की वैल्यू तो V है और B क्रॉस B कितना गिवन है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। एंड यहाँ पर डॉट करना है इसके L के साथ, तो L की लेंथ तो L ही है एंड कोस हो जाएगा 0, कोई डॉट प्रोडक्ट है। एंड यहाँ पर कितना निकल के आया, ये वाली वैल्यू V म्यू नॉट I बाय 2πr L, और ये आ गई हमारे पास E। अब क्या करना है हमें, इसमें पुट करना है E की वैल्यू, आपका आंसर निकल गया। कैसे, देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू E अपॉन R करना है, तो I इज इक्वल टू V म्यू नॉट I L बाय 2πr इंटू आर, ये आपका करंट जो आपको निकालनी थी वो निकल के आ गई। एक बार मैच करके देखते हैं कौन सा वाला मैच हो रहा है। देखो यहाँ पर नीचे 2πr आ रहा है, देखो 2πr यहाँ पर आ रहा है, ऊपर म्यू नॉट ILV, म्यू नॉट ILV, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल मैच हो गया, ये वाला थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। तो देखा सिंपल सा फॉर्मूला था, मोशनल ईएमएफ का कैसे यूज़ करना है वो पता होना चाहिए और आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। ये बोल रहा है कि स्मॉल बार है, स्मॉल बार मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू अ कॉइल एट अ स्पीड फ्रॉम कॉन्स्टेंट स्पीड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, यानी कि यहाँ पर दिए रखा है हमें एक सोलेनोइड, ऐसा मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट है, इसको यहाँ से मूव करवाया, बीच में कहीं रखा है, बाहर वापस निकाल दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी सीन बाय द गैल्वेनोमीटर जी अटैच अक्रॉस द कॉइल। इस गैल्वेनोमीटर में इसमें क्या क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिले इस पूरे प्रोसेस में वो हमें बताना है। और कुछ गिवन है कि 3 पोजीशन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है। मैग्नेट इज एंट्री, ये ए वाला पॉइंट, बी है मैग्नेट इज कंप्लीटेड इनसाइड एंड सी इज मैग्नेट इज एग्जिट। तो 3 कंडीशन में हमें क्या बताना है, डिफ्लेक्शंस बताने हैं गैल्वेनोमीटर के, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, बीच में ही रहेगा। तो देखो हम जानते हैं कि जब भी किसी कोयल के अंदर में जब मैग्नेट मूव होती है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। अब फ्लक्स चेंज होगा तो अंदर की करंट क्या करेगी, बाहर वाली को अपोज करेगी, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी जो इसको अपोज करेगी। तो फर्स्ट वाला डिफ्लेक्शन कहाँ गया, इस डायरेक्शन में गया। तो देखो फर्स्ट डिफ्लेक्शन कहाँ है, इसमें और इसमें, इस वाले डायरेक्शन में फ्लक्स है। तो एक ऑप्शन तो सही हो गया, यानी ए और बी तो कंप्लीटली गलत हो गए, सी या डी में से आंसर हमारा हो सकता है। अब सेकंड कंडीशन में मैग्नेट हमारी बीच में आ चुकी है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट हो गया, जितना एनर्जी लॉस होना था, जितना आनी थी, करंट फ्लो होना, इंड्यूस करंट होनी थी, सब कुछ हो गया। अब क्या है, सब कुछ कांस्टेंट हो चुका है। अब सब कुछ कांस्टेंट है तो कोई डिफ्लेक्शन या करंट तो इंड्यूस्ड होगी नहीं, तो गैल्वेनोमीटर क्या रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। तो उस कंडीशन में आंसर सीधा कौन सा है, ये वाला सीधा है। और ये तो इसने पूरा उल्टा ही कर दिया। तो अब देखो 1 और 2 सही हो गए, ऊपर वाला कोई मैच कर नहीं रहा, तो तीसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा आंसर डी। लेकिन फिर भी चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पर अगर बाय चांस मैग्नेट बाहर निकल रही है तो क्या होगा, फ्लक्स में कमी आएगी। फ्लक्स में कमी आएगी तो क्या करेगी, मैग्नेट अंदर से इंड्यूस करंट क्या करेगी, उसको हेल्प करने उतर जाएगी, हेल्प करेगी तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी और डिफ्लेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये रहा इसका इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, सिंपली हम इसको आंसर देखते ही दे सकते थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵ टेस्ला and with its plane perpendicular to the field initially. If it is rotate at a constant angular speed about an axis along the diameter of the coil perpendicular to the magnetic field so that undergoes the half revolution in 0.2 second. इसने बोला है सिंपल, देखो सबसे पहले इसने बोला कि इसके पास क्या है कि एक कोइल है इस तरीके से, इसको इसने क्रॉस की मान लेते हैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, इसका प्लेन क्या है, इस फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसने रख दिया। अब इसने इसको यहाँ से मान लेते हैं किसी स्पीड से ओमेगा से घुमाया,
घुमाने के बाद इसने क्या बोला कि इसका जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो इसका टी हाफ हमें गिवन है कितना, यहाँ पर 0.2 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सिंपली हाफ का आधा दुगना कर देंगे तो 0.4 सेकंड। इसका टाइम पीरियड कितना है, 0.4 सेकंड। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल विल बी क्लोज टू द इंटीजर। कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो सकती है। तो एक चीज़ तो जानते हैं कि जब हम ये घूमता है तो इसमें क्या आता है, फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसको जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, बी ए कोस थीटा। अब किसी भी थीटा पर ये घूम जाए तो इसका थीटा क्या होता है, बेसिकली ओमेगा टी। मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा तो ओमेगा टी, तो फाई इज इक्वल टू आ गया बी ए कोस ओमेगा टी। एंड हमें क्या निकालना है, हमें ई निकालना है। तो हम जानते हैं बाय द फेराडेज लॉ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बिल्कुल होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फाई यानी कि ई निकल के मेरा यहाँ पर आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बेसिक से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब इसने बोला है कि इसमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम कितना इंड्यूस हुआ। तो बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कि मेरा ई मैक्स कितना निकल के आ गया, बी ए ओमेगा निकल के आ गया। अब बी हमें यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है, 3 × 10⁻⁵। तो 3 × 10⁻⁵। एरिया की बात करी जाए तो कोई सर्कुलर है तो इसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि रेडियस कितनी होगी, 0.1 मीटर हो गई। तो पाई आर स्क्वायर करना है, तो पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इन मीटर। देन करना है ओमेगा। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, और यहाँ पर 2 पाई बाय टी हमें गिवन था कितना, 0.4 सेकेंड। आपका काम हो गया 0.4 सेकेंड। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा, 15 वोल्ट के आसपास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, दिस इज द 15, ये वोल्ट हो जाएगा माइक्रो, ये माइक्रो वोल्ट में आएगा 15 माइक्रो वोल्ट। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है इस वाले क्वेश्चन का भी। तो बेसिक था, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए किसका, फ्लक्स का, और आपका काम यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि प्लेनर लूप ऑफ वायर rotates in a uniform magnetic field initially at t equal to 0, the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field। लगभग सेम लग रहा है पहले वाले जैसे, है ना। If it rotates with the period of 10 सेकंड, इसमें यहाँ पर इसका टाइम पीरियड गिवन है, t is equal to 10 सेकंड, वहाँ पर हाफ पीरियड गिवन था, यहाँ पर पूरा टाइम पीरियड गिवन है। Then about in axis plane and then magnitude of induced EMF will be maximum and minimum respectively। यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमें, मैक्सिमम और मिनिमम EMF नहीं पूछ रहा है, ये हमें टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम पर मैक्सिमम होगा और किस टाइम पर मिनिमम होगा। तो देखो यहाँ पर आधा काम तो हमने ऑलरेडी ऊपर कर दिया था, हमने ई की फॉर्मूला निकाल ली थी। यहाँ पर ई इज इक्वल टू कितना आया था, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, जब ये हमें क्या मिलेगा, ई मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम मिलेगा। तो बताओ ये मैक्सिमम कब मिलता है, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, या फिर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई बाय 2 हो जाती है। और हम जानते हैं कि ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो यहाँ पर अगर रखते हैं 2 पाई बाय टी इक्वल टू, यहाँ पर रखते हैं पाई बाय 2, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ और टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर टी भी है ना एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार, यहाँ पर टी भी है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू आई मेरे पास t/4। तो यहाँ पर t कितना आ गया, 10/4, और t इक्वल टू आ गया 2.5 सेकेंड। कितना आया, 2.5 सेकेंड, यानी कि इस टाइम पर मुझे मैक्सिमम EMF मिलेगी। अब यहाँ पर 2.5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, C और D दोनों में है, मतलब हमें एक और ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मिनिमम के लिए। अब देखो एनर्जी या तो मैक्सिमम होगी या 0 होगी, एनर्जी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब साइन ओमेगा टी मेरा 0 हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी मिलेगी। मतलब मेरा ओमेगा टी कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। अब यहाँ पर ओमेगा 2 पाई अपॉन टी करें इंटू टी इक्वल टू पाई करें तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और मेरी टी की वैल्यू कितनी आ गई, t/2 के इक्वल आ गई। टी मुझे यहाँ पर 10 गिवन था, डिवाइड बाई 2 किया, टी इज इक्वल टू मेरा निकल के आ गया 5 सेकेंड, और यहाँ पर मैच हो गया डी ऑप्शन। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ, 2.5 सेकंड फॉर मैक्सिमम एंड 5 सेकंड फॉर मिनिमम। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको विजुअल करना आना चाहिए, यानी कि एनालाइज करना आना चाहिए इक्वेशन को, कैसे मैक्सिमम और कैसे मिनिमम करना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ये आसान था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, LR सर्किट का क्वेश्चन आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। LR
LR सर्किट जिसका बैटरी लगा रखी है E की, स्विच यहाँ लगा रखा है S का। देखते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं। As shown in the figure, a battery of EMF E is connected to the inductor of L and resistance of R in series. इन तीनों को जोड़ के रखा गया इस तरीके से। The switch is closed at t equal to 0 पर स्विच को क्लोज किया। The total charge that flows from the battery between t equal to 0 to t equal to tc. इस टाइम पीरियड के बीच में, यानी tc क्या है यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट, यानी कि t इक्वल टू 0 से टाउ, जो हमने टाउ सीखा था वही टाइम कांस्टेंट लिख रहा है यहाँ पर tc को। तो उस बीच में कितना चार्ज फ्लो हो गया। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन तो है, I इज इक्वल टू कितना होता है, I नॉट यानी कि I मैक्सिमम 1 माइनस ई माइनस टी बाय टो, ये तो हमें पता है। अगर मैं I को यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई माइनस टी बाई टो। और अगर मैं डी क्यू को यही रहने दूँ और t को उधर भेज दूँ तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं डी टी, और इंटीग्रेशन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन ही करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली लिख देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं टोटल चार्ज हमारे पास क्यू फ्लो हो गया। यहाँ पर आई नोट मतलब क्या है, ई अपॉन आर मैक्सिमम करंट, तो ई अपॉन आर इसको लिख देते हैं। एंड 1 माइनस ई माइनस टी बाय टो का क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा विद टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी सी। यहाँ पर मैं टी सी को क्या लिखता हूँ, एक बार टो लिख देते हैं, हमने टो पढ़ा है तो आसान लगता है ना, तो इसलिए टो लिख देते हैं। टी इक्वल टू 0 से टाउ तक में कितना यहाँ पर चार्ज फ्लो हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या निकल के आता है। यहाँ पर आया ई अपॉन आर कॉन्स्टेंट था, देन 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी, एंड इसका जब करेंगे तो यह आएगा यहाँ पर टाउ ई माइनस टी बाय टाउ, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। एंड 0 से टाउ में इसको हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आंसर निकल के आता है ई अपॉन आर, देन यहाँ पर टाउ पुट करेंगे टी की जगह पर, देन टाउ ई माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा। देन जब 0 पुट करेंगे तो माइनस यहाँ पर इसमें 0 पुट करेंगे, 0 इस पर रखेंगे तो ओनली टाउ आएगा। तो ये बेसिक चीज़ आपको करना आती होगी आसानी से। यहाँ से ये कट हो गया तो ई अपॉन आर बचा यहाँ पर टाउ बाय ई, एंड टाउ की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, एल बाय आर होती है। तो सिंपली यहाँ पर ई टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर, तो आर स्क्वायर ई, तो ई एल बाय आर स्क्वायर ई इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा आंसर मैच हो रहा है, तो ई एल बाय आर स्क्वायर ई, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मैच हो गया। तो देखा आपने कितने बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना आ जाए, फॉर्मूला याद हो तो आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है और आंसर निकाले जा सकते हैं। तो आपकी यही मेरी होप रहेगी कि आप प्लीज़ फॉर्मूले पढ़ के जाओ, फॉर्मूले से क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। और देखा जाए तो पहले वाला जो अटेम्प्ट था उसमें फिजिक्स काफ़ी हद तक सिंपल थी, सिंपल फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस निकल गए थे, आपने जरूर देखे होंगे क्वेश्चन वो वाले। तो आई होप कि आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस EMI से पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।